हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज गवर्नेंस एंड ग्रामर बाय गरिमा। आज हम क्लास 10th की वीडियो लेकर आए हैं और पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर किया था, लेकिन आज हम क्लास 10th का सिविक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? फेडरलिज्म स्टार्ट करेंगे। फेडरलिज्म को स्टार्ट करने से पहले, फेडरलिज्म के बारे में समझने से पहले, इकलौती वही बात कि वीडियो को हम आराम से देखेंगे क्योंकि हमें इस चैप्टर को रटना नहीं, समझना। देखिए, चैप्टर 2 है ये आपका सिविक्स का। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म को समझने से पहले एक चीज हमें पता जो होनी चाहिए वो ये है कि फेडरलिज्म होता क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है? देखिए, पावर शेयरिंग जब पढ़ी थी ना पावर शेयरिंग पिछले चैप्टर में, उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स पढ़ी थी एट डिफरेंट लेवल्स। लेवल्स यानी कि ऊपर से नीचे यानी कि कौन सी फॉर्म में? वन फॉर्म में व से वन और व से वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ी थी ना हमने ये, जिसको मैंने पिछली बार भी बताया था। इसको फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर था हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ भी समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फेडरलिज्म। द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म है क्या? ये फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं हम, तो ये फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है फेडरलिज्म? एक ऐसा सिस्टम है। किसका? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है फेडरलिज्म, जिसके अंदर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल भाषा में है, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पिछली बार मैं बताया था वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में, यानी कि टू और मोर में सबसे यानी कि ऊपर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आ गया आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और हमारी इंडियन पावर शेयरिंग की करें तो बाद में आती है यहाँ पे लोकल। तो यानी कि जब पावर इज नॉट वेस्टेड इन सिंगल हैंड्स, किसी एक लेवल पर पावर जो है वो नहीं बटी हुई, पावर जो है डिवाइडेड है इन हायर टू लोअर हायरार्की। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो कंसेप्ट है, जो हायरार्की को फॉलो करते हुए पावर को डिवाइड किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। वही जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो यूनिट्स बनी हुई हैं उनमें, और एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन। देखिए, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। क्या? गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जैसे कि अभी हमारे इलेक्शंस हुए, ये क्या है? पीएम बने ना हमारे, मोदी जी ने शपथ ली पीएम की। ये उनमें से है कि गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी एंटायर कंट्री की गवर्नमेंट है, लेकिन इनकी मैटर्स जो है बहुत फ्यू डिस्कशंस रहती हैं। वो कौन कौन सी डिस्कशंस आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। And then second नंबर पे आती है गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अब हमें जो हमारे सीएम बनते हैं, मतलब ये तो हो गई पीएम लेवल की गवर्नमेंट और ये हो गई सीएम लेवल की गवर्नमेंट। और दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं वो अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंटर जो कहेगा स्टेट को वही बात माने, ऐसा इट इज नॉट दैट मैंडेट। स्टेट को वही बात मानिए जो कि स्टेट के अपने वेलफेयर की बात। अब आते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए, कहता है देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ, या फिर टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया, सेंटर, स्टेट और लोकल, जिसको हम लोग फेडरलिज्म के कंसेप्ट को आगे एक नाम और भी दिया जाता है, वो है
सेंट्रलाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। डी नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि जब जो चीज जहाँ पे नहीं करनी होती, नहीं होनी होती, उसके लिए हम आगे क्या लगाते हैं? डी। यानी कि सेंट्रलाइजेशन ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। फ्रिज को क्या करते हो? डीफ्रॉस्ट करते हो ना फ्रीजर को। क्यों? क्योंकि फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, उसको हम डी यानी कि हटाने के लिए, पिघालने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही सेंट्रलाइजेशन को हटाने का जो कंसेप्ट है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट हमें कंसेप्ट क्लियर है कि भाई क्या है ये? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा लेवल्स या फिर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। किसके अंदर? फेडरलिज्म के अंदर। सबसे मेजर जो फीचर है वो यही। नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट रूल ओवर सेम सिटीजन। सिटीजन तो सेम है। पीएम जो है वो देश पे रूल कर रहे हैं, सीएम उसी स्टेट पे रूल कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट जो है वो पीएम के अंडर आ रही है ना। सेम लोगों पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होती है? एक ऐसा लीगल अथॉरिटी, ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट जहां पे किसको क्या बोलना है, मतलब एरिया, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। की सेंटर को किस में इंटरफेयर करना है, स्टेट को किस में इंटरफेयर करना है, दोनों ऑलरेडी लीगल तरीके से ये डिसाइडेड है। दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ ईच अदर स्टेट। नेक्स्ट आता है jurisdiction of each level of government. Jurisdiction is granted and accepted by the constitution। कहता है हर लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है ना, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है यानी कि जो लीगल अथॉरिटी है, यानी कि जो इसकी पावर है, ये क्या है? किसने दे रखी है हमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्या? जुरिस्डिक्शन इज गारंटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऑलरेडी ये दे रखी है। क्या? जुरिस्डिक्शन यानी कि लीगल, यानी कि लीगल अथॉरिटी, यानी कि पावर, ये डिसाइड कर दिया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लो एनी चेंज इन फंडामेंटल प्रोविजन रिक्वायर कंसेंट ऑफ बोथ। कहीं पर भी कुछ भी, हरियाणा स्टेट, हरियाणा ही लेके चलते हैं पूरे चैप्टर में समझाने के लिए। मैं आपको हरियाणा, पंजाब, ऐसे कुछ एग्जाम, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई भी चेंज करना है ना, सिर्फ हरियाणा में करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएम का काम हो जाएगा। नो, सीएम पीएम दोनों लेवल की बात होगी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम लेवल की बात होगी, सीएम पीएम दोनों लेवल की बात होगी। यानी कि कुछ भी चेंज करना है तो दोनों का कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है, देखो, चेंज करना है, चेंज करने की बात करिए, क्या है ये? इजी है भाई, आज मोदी जी ने चाहा तो कुछ भी उठा के चेंज कर दिया। अभी तो लेटेस्ट आप लोगों की एक मूवी आई थी, आर्टिकल 370 आई थी ना। आर्टिकल 370 में एक चीज बहुत क्लियरली स्टेट की गई है, जब आर्टिकल 370 हटाना था तो इट वाज नॉट सोलली डिसीजन ऑफ मोदी जी, अकेले उनका डिसीजन ये नहीं था। इट वाज अ वेरी लॉन्ग, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट चाहिए होता है। लेकिन मान लो इफ एनी केस, इन एनी केस स्टेट और सेंटर की क्या हो जाए? लड़ाई झगड़ा हो जाए, भाई स्टेट एक बात पड़ जाए ये काम करना है, सेंटर हट जाए कि भैया कुछ भी हो जाए ये काम तो नहीं करना, ना मैं करने दूंगा, तो क्या करें? ऐसे में दो जो ग्रुप्स लड़ रहे होंगे उनके बीच में, उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए कौन आएगा बीच में? उनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए आएगा कोर्ट। कौन आएगा? कोर्ट। और इन दोनों के बीच का स्पेशली कौन मैटर सुलझाएगा? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। जैसे दो कंट्रीज के बीच में मैच होता है, जैसे अभी अभी मैच था ना इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें हम लोग बड़े खुश हुए, इंडिया जीता। एंड मोमेंट तक जिसका पता नहीं था, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा मैच रहा। लेकिन बीच में एंड में भी आपने देखा होगा ये चीज कि
बार बार कॉल आउट किया जा रहा था कि नहीं आउट है आउट है। अब इस चीज का डिसीजन कौन देता है कि आउट है या नहीं? ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज जो है वो तो एक दूसरे को आउट ही मानेंगे, फटाफट कहेंगे नहीं भाई आउट हो गया तो हो गया, मैंने तो बोला आउट हो गया, ऐसे थोड़ी होगा। ये फाइनल डिसीजन किसका होता है? अंपायर का। किसका होता है? अंपायर का फाइनल डिसीजन होता है। तो अब ऐसे में सेंटर और स्टेट के बीच में अंपायर का काम कौन करता है? अंपायर का काम करने वाला है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जुरिस्डिक्शन। वो क्या करता है? अंपायर का काम। अच्छा, अब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के जो बजट है ना, वो जो पैसा है उनका उनको बताया जाता है, एंड दे आर ऑटोनमस, दे हैव ऑटोनॉमी टू यूज दैट। भाई वो क्या है, क्लियरली ऑटोनोमस है। तुम्हें स्टेट के वेलफेयर के लिए जहां पैसा लगाना है उसमें सेंटर का कोई मतलब नहीं रहेगा खास। बजट एक बार जब पास हो गया तब तक तो रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। आप लगाइए। एंड सेंटर क्या कर रहा है उसमें स्टेट को खास इंटरफेरेंस का मैटर नहीं होता। अब फेडरल जो सिस्टम है ना उसके डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि दो काम है इस फेडरल स्ट्रक्चर के। डुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या है? डुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला डुअल ऑब्जेक्टिव है टू safeguard, लोगों को बचाना, एंड सेकेंडली टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, लोगों की यूनिटी को मेंटेन रखना ही किसका काम है? किसका फीचर है ये? फेडरलिज्म का फीचर है, गवर्नमेंट का फीचर है, गवर्नमेंट का काम है। अब फेडरल स्ट्रक्चर्स दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। उसके लिए ये हाथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों जरूरी? सबसे पहला होता है बच्चे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन सा होता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि कमिंग क्या होता है? आना, टुगेदर इकट्ठे आना, इकट्ठे होना, राइट? ये हाथ है। ये छोटी छोटी यूनिट्स हो गई। ये छोटी छोटी यूनिट्स जब इकट्ठे कमिंग टुगेदर करेंगे, यानी कि these fingers are coming together to form a fist बनाने के लिए, when these smaller units, ये क्या है? smaller units come together or combine together to form a larger unit, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल से जब लार्ज पर जाते हैं तो वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। स्टेट्स आती है, छोटी छोटी स्टेट्स आती हैं, बिगर यूनिट बनाती हैं, इक्वल पावर होती है उनके पास, एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। दे कम टुगेदर टू मेंटेन द, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए आती है, टू मेंटेन द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि द पावर ऑफ द स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ, अपनी तरीके से रूल करने का अधिकार। तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि स्मॉलर यूनिट्स, ये स्मॉल यूनिट्स है, ये स्मॉल यूनिट्स को बोल दिया। अब क्या होता है? आगे कोई बड़ी चीज है तोड़ने के लिए, तो स्मॉलर यूनिट्स इकट्ठे मुक्का बनाती हैं और इकट्ठे अटैक करती हैं, तो वो चीज काम हो जाता है। ऐसे ही कमिंग टुगेदर फेडरेशन, स्मॉलर यूनिट्स इकट्ठी हुई सारी की सारी और उन्होंने क्या कर लिया? एक फेडरेशन। नेक्स्ट आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर, ये मुट्ठी थी, अब इस मुट्ठी को क्या किया? छोटी छोटी यूनिट्स में बांट लिया। अच्छा, कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। होल्डिंग टुगेदर ये मुट्ठी थी, मुट्ठी ने क्या किया? लार्जर से स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, इसको अपनी पावर दे दी, इसको अपनी पावर दे दी, इसको अपनी पावर दे दी, इसको अपनी power दे दी। यानी कि डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पेन पकड़ने के लिए हाथ ने इस अंगूठे को और इस उंगली को, इन दोनों को पावर दे दी कि आप दोनों को ये काम करो, ठीक है? शादी के टाइम की जो एंगेजमेंट रिंग होती है उसके लिए इस फिंगर को पावर मिलेगी कि भैया ये एंगेजमेंट रिंग जो है, ये जो रिंग है, ये जो फिंगर है, इसको पावर मिलेगी क्या? कि भैया जो ये रिंग रहेगी ना, ये रिंग आपके पास रहेगी, आपको संभालनी, यानी कि
लार्जर यूनिट से क्या कर दिया, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, प्लस पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए। ये होती है होल्डिंग पेयर। लेकिन हाँ, जुड़े ही यहीं से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग होना तो कंट्री अलग हो जाएगी, जुड़े तो हुए ना। अगर इसको अलग करूं तो ये उंगली कट जाएगी, अलग ही हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर ये हाथ का हिस्सा नहीं रहेगी। अब वो टुगेदर फेडरेशन का हिस्सा, ये फेडरेशन है, इस फेडरेशन का हिस्सा तो रहेगी, लेकिन इन लार्जर यूनिट से क्या हो गई, अब स्मॉलर यूनिट्स बन गई। अगर पिछला चैप्टर पावर शेयरिंग याद हो तो सबसे पहला एग्जांपल जब बेल्जियम का दिया था, तो बेल्जियम के अंदर हमें ये बताया गया था कि बेल्जियम ने क्या किया है, इक्वली सब कुछ बांट दिया है। इक्वली सब कुछ बांटना क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यानी कि लार्जर यूनिट ने क्या किया, लार्जर बेस ऑफ गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को इक्वली कुछ हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि इंडिया भी एग्जाम्पल है, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम का एग्जाम्पल आपको बहुत इजीली याद इसलिए रहेगा क्योंकि हमने अभी पिछले चैप्टर में बेल्जियम को। आगे चलते हैं, डिफरेंस फॉर्म में बात करते हैं, फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, जहां पे पावर जो है डिवाइड हो रखी है, डिवाइड हो रखी है, मैंने बताया दे आर ऑटोनमस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, दे कैन नॉट पास द ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट के पास अपनी पावर है और हर चीज के लिए वो सेंटर को आंसरेबल नहीं है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, या तो सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर आगे उसके सब यूनिट्स है। किसके, यानी कि सेंट्रल यूनिट में सब, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सब यूनिट्स रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट को क्या करेगी, अपना ऑर्डर पास करेगी, ऑर्डर पास करेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पास करने का अधिकार नहीं है, और अगर ऑर्डर पास कर भी दिया तो फॉलो करना जरूरी नहीं है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, हर हालत में करना। अब पीछे मैंने एक वर्ड यूज किया, डाउट में आगे होगे, दैट इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल, कस्बा, प्रोविंसेस इस तरीके से बोलते हैं। रीजन, ऐसा रीजन जो कि कैपिटल सिटी से थोड़ा दूर बसा हुआ हो, या फिर कंट्री के अंदर कहीं दूर बसा हुआ, जो कस्बे थोड़े से अलग जाके लगते हैं, उसको हम प्रोविंस बोलते हैं। इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। एग्जाम्पल दिया मैंने आप लोगों को, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में फेडरल तो है, लेकिन किस टाइप की फेडरेशन है यहाँ पे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यानी कि पावर लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइडेड है। क्लियर। इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, अब इंडिया एक फेडरल कंट्री के तौर पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट आफ्टर पार्टीशन इन मेनी प्रिंसली स्टेट्स। इंडिया का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। कब हुआ पार्टीशन, 1947 में। 1947 में इंडिया का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। यानी कि जो भारत, यानी कि जो हिंदुस्तान, जो इंडिया था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, दो हिस्सों में बटा ना। ऐसे में अब पता क्या था, टेंथ के हिसाब से मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जब प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं, प्लस टू में पढ़ते हैं इस चीज को, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, और टेंथ के हिसाब से हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। फालतू की बात इतनी करनी नहीं, पढ़ना उतना है जितना सीबीएसई में आना है। फालतू की नॉलेज बहुत मिल जाती है, वो हमें इस एजुकेशनल वीडियो में उस नॉलेज को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एजुकेशनल वीडियो के अंदर अगर हम वो नॉलेज लाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने जो कंसेप्ट है हम उसको मिक्सअप कर जाएंगे, जो हमने नहीं। इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था। इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन के बाद बेटे क्या था, बहुत सारी क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स। मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, तो मैं आपको बता रही थी क्या है प्रिंसली स्टेट्स का एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने लगी थी। जो प्रिंसली स्टेट्स, जब इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ 1947, 15 अगस्त 1947, हाँ,
अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो तो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में मैंने अपनी क्लास 12th की वीडियो के अंदर बात की है। चैप्टर नंबर 1 जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंगली मेरे चैनल में एक वीडियो अपलोड हो रखी है। उस वीडियो में आप जाके सुन सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे की फैक्ट्स पता चलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि इंडिया ने 15 अगस्त क्यों चुना था और पाकिस्तान ने जो है वो 14 अगस्त क्यों चुना था फॉर देयर इंडिपेंडेंस। अपने इंडिपेंडेंस पाने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए उन लोगों ने 14 और 15 अगस्त ही क्यों चुना, इंडिया ने 15 और पाकिस्तान ने 14 ही क्यों चुना। अब जब 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 की बात है। उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस मिली तो क्या हुआ, दो हिस्सों में बटे हम। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज पाकिस्तान। ऐसे में बहुत उस टाइम पर ना बहुत से ऐसे प्रोविंसेस, अभी मैंने बताया कस्बे, स्टेट्स ऐसी थी जहां पर कौन रूल कर रहे थे, प्रिंस, राजा राजस्थान। अब दे वर नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ऐसे में पंडित JL नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने बहुत कोशिश की कि ऐसे राज्य, कितने थे टोटल, 565 प्रोविंसेस थे ऐसे, कि वो क्या कर जाए, इंडिया का हिस्सा बन जाए। ठीक है, कोशिश की। अब इतनी सारी तो प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ऐसी भी होंगी जिन्होंने ज्वाइन किया। तो इसीलिए इंडिया को क्या बोला गया था, इंडिया को बोला गया था यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या बोला गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया किसको, इंडिया। ठीक है, क्यों, फेडरलिज्म का कंसेप्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म या फेडरेशन जैसा वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कह के सब कुछ मतलब क्लियर कर दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्टिंग में 2 टायर सिस्टम चला था, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बनाई थी, बट लेटर ऑन एक थर्ड टेयर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, और जिसको इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। मैंने बताया था ये लास्ट लेवल, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल जो है लोकल लेवल। क्या है, इनको काम दिए, काम दिए, वो काम कैसे बांटे, वो काम बांटे किस आधार पर, वो काम बटे 3 लिस्ट्स के आधार पर। ध्यान रहे, इसको आप डीमार्केटेड मानो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ these 3 lists provided by the Constitution of India। ये जो है ये एक लेटेस्ट कंसेप्ट। जैसे कि फर्स्ट आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट बच्चे, इसमें सेंटर का काम होता है, ज्यादातर यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है सेंटर का काम। ठीक है, इसके अंदर मैटर्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, जो कंसेप्ट आते हैं, मैटर्स आते हैं ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जैसे कि डिफेंस,
फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। आरबीआई इज द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स। पता है क्या ऐसा है कि वो सिर्फ हरियाणा के सारे बैंक्स का है, पंजाब के सारे बैंक्स का है, मिजोरम के सारे बैंक्स का है, नागालैंड के बैंक्स का है? ऐसा तो नहीं है ना, सबका है, यानी कि नेशनल लेवल पर है, तो नेशनल सब्जेक्ट बैंकिंग। मोनेटाइजेशन हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुई थी, पता लगता है ना, जब नोटबंदी हुई थी। क्या वो ऐसा हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से हरियाणा के अंदर 1000 के नोट नहीं चलेंगे? नहीं, उन्होंने बोला था आज रात 12 बजे से देश में 1000 के नोट नहीं चलेंगे। नेशनल इम्पोर्टेंस, देश वर्ड, देश वर्ड से ना एक एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में, टाटा कंपनी। ये हर चीज में देश को लेके चलते हैं। टाटा स्टील टैगलाइन, देश को मजबूत बनाना है। टाटा नमक, देश का नमक। और भी तो नमक है, नहीं, इन्होंने देश के कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो ऐसे ही देश के कंसेप्ट की बात करनी है। देश का जो कंसेप्ट आएगा, जो एक मैटर जो पूरे देश में इक्वल रहेगा, वो आता है किसके अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर। उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है। स्टेट लिस्ट, ये सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट, स्टेट के बाद। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस एंड ट्रेड, सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे पास। पुलिस वालों को देखा है, पुलिस वालों की वर्दी देखी, यूनिफॉर्म, हापू, हीपू, मापू लिखा होता है। मुंबई पुलिस, हापू हरियाणा पुलिस, हीपू हिमाचल पुलिस, लिखा होता है ना, होता है। ये क्या है, भारतीय पुलिस क्यों नहीं लिखा होता? भारतीय रेल है, लेकिन भारतीय पुलिस क्यों नहीं? क्योंकि हर स्टेट की पुलिस जो अलग होती है, और पुलिस का जो मैटर है वो किसके अंदर आता है, एक, एक स्टेट लिस्ट के अंदर। अब कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें स्टेट का भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और यूनियन का डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है। वो आते हैं किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर दोनों का डिसीजन जरूरी है, बोथ। कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन। शादी करी, मैरिज सर्टिफिकेट बना, पूरे देश में कहीं मर्जी लेके घूम लो, विदेश में लेके घूम लो, किसी स्टेट में लेके घूम लो, सब एक जगह इक्वल मानेंगे, दोनों का मैटर हो गया ना। एजुकेशन, आप रह तो इंडिया में रही हैं, रह हरियाणा में रही हैं, फॉलो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, वही सीबीएसई कहीं और भी चल रहा है, चल रहा है ना। ये क्या है, स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल नेशनल जो पॉलिसी, जैसे एनईपी 2020 बनी थी, जिसके अंदर आपकी ये डिवीजन हो गई, जिसकी वजह से आपके पेपर्स में एमसीक्यूज को इन्वॉल्व किया गया, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को, पेपर्स को लेंदी कम करने की कोशिश की। एनईपी पूरे देश के लिए बनी, लेकिन अप्लाई वो हर हिस्से में हुई, देश के हर स्टेट में हुई। तो ऐसे मैटर्स जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का डिसीजन लिया जाता है, वो कौन से मैटर्स होते हैं, किस लिस्ट में आते हैं, वो आते हैं इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में। अडॉप्शन, अपने बच्चा गोद लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज वो सिर्फ हरियाणा में गोद लिया है, वो और किसी देश और किसी स्टेट में चलेगा, ऐसा नहीं है, पूरे देश में के कागज अडॉप्शन के माने जाएंगे। क्या हुआ, हम एडवांस हो गए, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, और हम इंडियंस ने इस टेक्नोलॉजी का फायदा कम नुकसान ज्यादा सीख लिया, ज्यादा फायदा लेना नहीं, फायदा उठाना सीख लिया। फिर नए मैटर्स जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पर जो मैटर्स नहीं थे, यानी कि इनके अलावा जो मैटर्स थे, जैसे कि लेटेस्ट आया कंप्यूटर या साइबर कंसेप्ट, ये सब जो चीजें हैं, ये तब नहीं हुआ करती थी। तो ऐसे में उन्होंने एक फोर्थ लिस्ट बोली जाती है, रेजिड्यू लिस्ट। रेजिड्यू क्या होते हैं, बचा कुचा। तो रेजिड्यूरी लिस्ट में भी जो बचा कुचा सामान है, जो बचा कुचा कंसेप्ट है, जो बचा कुचा मैटर है, वो किसके अंदर आता है, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर वो बचा कुचा मैटर। अब आगे बात करते हैं, अगला जो टॉपिक आना है हमारा, दैट इज
स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, जैसे कि आर्टिकल, जैसे हमारे असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सबको क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है। आर्टिकल 371, हमने आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ा था ना, अब तो वो तो हट गया। आर्टिकल 371 के अंदर यहाँ पे क्या है, जो इंडिजिनियस पीपल है, इंडिजिनियस यानी कि वो टिपिकली वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो उस कल्चर के लोग हैं, उस लैंग्वेज के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास अपना पूरा अधिकार है। नेक्स्ट आता है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली एक्सेट्रा आर यूनियन टेरिटरीज एंड उनके पास पावर्स, एक स्टेट की पावर्स नहीं होती। हाँ, यूनियन टेरिटरी होती है ना। यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। यूनियन टेरिटरी क्या है? यूनियन टेरिटरी एक ऐसा हिस्सा मान लो, एक ऐसा कंसेप्ट मान लो देश का, जो कि वो है तो देश का हिस्सा ही, लेकिन बात इतनी सी होती है यूनियन टेरिटरी की कि उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, या फिर जो सेपरेट गवर्नमेंट है, जो सेपरेट उनकी गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो सेपरेट गवर्नमेंट है, वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनके अंदर स्टेट पावर नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो अपॉइंट करते हैं किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर रूल करने। बट हाँ, कुछ दो एक ऐसी हमारी यूनियन टेरिटरीज भी है, टोटल कितनी है, टोटल 8 है, उनमें से दो ऐसी हैं जो पार्शियल स्टेटहुड जिनके पास है, यानी कि स्टेट से मिलते जुलते थोड़े बहुत अधिकार उनको मिले हुए हैं, बाकियों को नहीं मिले हुए, बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब एज ऑफ जून 2024 अगर हम अपनी बात करें, तो हमारी इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पता होना चाहिए 10th के बच्चे को। हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूटीज है। द वेरी फर्स्ट वन, अंडमान एंड निकोबार, a very beautiful place. I have personally been there. बहुत अच्छी जगह है। नेक्स्ट इज योर चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल, कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में एक बात और पता होगी कि ली कॉर्बुजियर, इन्होंने अर्बन प्लानिंग की थी, टाउन प्लानिंग की थी, जो कि बहुत फेमस और बहुत इफेक्टिव प्लानिंग है। नेक्स्ट है आपकी, दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया है जनवरी 2020 में, किया गया था इनको मर्ज, एंड दे आर दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको दोनों को मर्ज किया गया है। उसके बाद हमारे पास आती है 4th नंबर पे लक्षद्वीप द्वीप। अभी बड़ा चला था ना, रोल हुआ था मालदीव्स, फेमस हो गया था लक्षद्वीप, वही काम, वही लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज चेन, या फिर हम आर्कियोपेलॉजी बोलते हैं उसको, आर्कियोपेलॉजी ऑफ 36 आइलैंड्स। यहाँ पे वॉल्केनिक eruptions, कोरल्स, रीफ्स, मरीन लाइफ, इकोसिस्टम, हर चीज 36 आइलैंड्स का कंबाइंड है। नेक्स्ट 5th नंबर पे आती है, सबको पता है,
दिल्ली। जो मैं कह रही थी ना, दो ऐसी हैं जिनको पार्शियल स्टेटहुड मिला हुआ है, दिल्ली इज वन ऑफ देम। कैपिटल सिटी है इंडिया की, नेशनल कैपिटल है ना, कैपिटल सिटी है, स्पेशल पावर है, यानी कि सेपरेट लेजिस्लेचर है यहाँ पे। सिक्स्थ है पुडुचेरी, जिसको पहले क्या बोलते थे, पौंडीचेरी बोल रहे थे ना। इसको भी, ये सेकंड नंबर पे है, इसको भी स्पेशल स्टेटस में। नेक्स्ट इज योर लद्दाख। 2019 में बनी है, जब JNK का डिवीजन हो गया, बाइफरकेशन हो गया, लेह और कारगिल एरिया आता है इसके अंदर। और एट्थ इज अगेन योर JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ये भी अब स्टेट नहीं क्या है, अक्टूबर 2019 से ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। तो स्पेशल स्टेटस यूनियन टेरिटरीज को मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस। और किसको मिला हुआ है, कुछ हमारी जैसे नागालैंड हो गया, आई टोल्ड यू, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, असम है, इन लोगों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको तो अपना अपने आप रूल करने का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि अपने वेलफेयर पे खुद सोच सकते हैं ये। इनको जो है वो कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो, कोई भी चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, चेंजेस अलाउ करता है, लेकिन कोई भी चेंज है, पार्लियामेंट अलोन अलोन कैन नॉट मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग हो रही है, तो पार्लियामेंट अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी चीज है चेंज होनी है तो बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो हाफ स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी अप्रूव ये हो गया, उसके बाद तो कोई चेंज करने की सोची जा सकती है। और इस सब में जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सुपरवाइज करने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट है हमारी या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, टैक्सेस लिवाई कर सकते हैं, अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए ये टैक्सेस को ले डाउन कर सकते हैं। अपने मतलब अपनी ड्यूटीज को, जो असाइन ड्यूटीज है उनको पूरा करने के लिए टैक्सेस ले डाउन ये कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई हमें बात करनी है किसकी, पूरे देश की, हमें देश की बात करनी है, हम देश के नागरिक हैं, हमें देश की बात करनी है। तो अब इस चैप्टर ने भी यही मुद्दा उठाया है कि अब जो प्रैक्टिस है फेडरलिज्म की, वो इंडिया में किस तरीके से की जाए। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, या फिर प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं, तीन तरीकों से हमारे देश में फेडरलिज्म को इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको पूरी डिटेल दूँ। तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो नेसेसरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस है सक्सेस के लिए कि वो उन्होंने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स रन करती है हमारी कंट्री की, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये काम किए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला कंसेप्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। कहते हैं, देखो, लिंग्विस्टिक स्टेट्स है क्या, वो स्टेट्स दोज वर डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1947 में बहुत सी ऐसी स्टेट्स थी जो लैंग्वेज के बेस पे बनाई गई। कई लोगों ने अपोज किया इस चीज का, लेकिन एक्चुअल में एक सक्सेसफुल तरीका बना, उससे क्या हुआ है, फेडरलिज्म और अच्छे से प्रैक्टिस, डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करना पॉसिबल हुआ। सारी की सारी स्टेट्स तो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनी, कुछ जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये कल्चर के बेसिस पे बनी। लेकिन जैसे 1966 की अगर मैं बात करूं, तो पंजाब और हरियाणा का जो डिवीजन है, वो भी किसके बेसिस पे हुआ था, ज्यादा लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ऐसी स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेस पे जिनको अलग अलग किया गया है, वो कौन सी स्टेट्स होती हैं,
लिंग्विस्टिक स्टेट्स बोली जाती है। जो मुद्दा उठा था, अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो है लैंग्वेज के बेस पे, तो कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज लाने का तो कंसेप्ट आया ही होगा कि भाई जो पूरे देश की लैंग्वेज बनाया जाए। यहाँ पे इस चीज को हम पढ़ते हैं। उसके बाद में आपको पूरी लैंग्वेज पॉलिसी, वास्ट टॉपिक है कंपैरेटिवली, तो उसको पढ़ते हैं फिर। नो ऑफिशियल लैंग्वेज बट इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। कहता है कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? सेकंड टेस्ट है ये किसका? इंडियन फेडरलिज्म का सेकंड टेस्ट है। हिंदी को स्टार्टिंग में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। एक टाइम ऐसा आया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, जब सर्वे किया गया तो हिंदी वॉज ओनली द मदर टंग ऑफ 40% पीपल इंडियंस। 40% इंडियंस की ये क्या थी? मदर टंग। और बाकी सारे के सारे क्या थे? नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट उन 60% लोगों पर, मेजोरिटी भी नहीं थी, श्रीलंका वाला काम भी नहीं हुआ, तो उन 60% लोगों पर कैसे हिंदी को थोप सकती थी? नहीं थोप सकती। फिर क्या हुआ? 1965 से पहले मुद्दा उठा कि इंग्लिश को बना दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है जिसमें सारे सरकारी काम, जिसमें मेजर पेपर एंड ऑल ये सब चीजें जो हैं, वो होंगी, तो इंग्लिश को क्या बनाया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन 1965 में इस चीज को भी क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। जब ये रिजेक्ट हुई ना, तो पंगा ये हुआ कि कुछ स्टेट्स को, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, कुछ स्टेट्स को ये लगा कि भैया इन्होंने इंग्लिश हटाई है, किस लिए? ताकि ये लोग क्या कर सके? हिंदी को ला सके। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया यहाँ पर? वायलेंस करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा मारपीटियां हो गई। तो इंग्लिश को भी अब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता था, हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता, दोनों लैंग्वेजेस खत्म हो गई। एक तो नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए अब हिंदी और इंग्लिश ओनली नहीं बनाया जा सकता था, बट दो को तो बनाया जा सकता है ना, तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों को यूज किया जाता है। अब बात आती है एक और टॉपिक की। 2011 में, मतलब हिंदी के साथ ना बच्चे 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस और हैं, जो कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए अपनी अपनी स्टेट में यूज होती है। जैसे आप साउथ साइड जाओ तो वहां पे जो काम है वो साउथ के लैंग्वेज में होते हैं। आप पंजाब में चले जाओ आप, तो अगर पंजाब की, और कुछ ना करना, पंजाब का तरीका बताती हूँ मैं, पंजाब की ऑफिशियल पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के देख लेना। पेपर भी आपको, हाँ, उसमें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की वो करना। पेपर आपको पंजाबी में भी मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, नहीं तो पंजाबी और इंग्लिश में मिलेंगे। यानी कि वो इंग्लिश को, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए, प्लस अपनी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज, अपनी वर्नाक्युलर, अपनी इंडिजीनियस अपनी जो लैंग्वेज है, यानी कि उनके कल्चर की, उनके स्टेट की जो लैंग्वेज है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या है? देखो, सेंसस 2011 में मैं बात करती हूँ, जब सेंसस हुआ। अब सेंसस क्या है? जनगणना। उसके लिए ना जो सरकार के लोग हैं वो जगह जगह घर घर जाते हैं। जब ये लोग घर घर गए तो उन्होंने क्या फिगर आउट किया कि देयर आर मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस स्पोकन। कितनी? 1300 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। और हर लैंग्वेज को बोलने वाला बताएगा मेरी तो मदर टंग ही है। भैया मदर टंग, 1300 मदर टंग्स कैसे हो सकती है? तो इनकी क्या करनी शुरू कर दी? ग्रुपिंग शुरू कर दी। इनकी ग्रुपिंग शुरू करी, जैसे कि
भोजपुरी साइड के एक एरिया की भोजपुरी बना दी, पूरे मगध वाले एरिया की मगधी बना दी, राजस्थान के सारे लोगों की राजस्थानी बोल दी। इस तरीके से ग्रुपिंग करनी शुरू। ऐसे करते करते भी 121 मेजर लैंग्वेजेस सामने आई जिनको मेजर बोला गया। इनमें से 21 ये प्लस 1 हिंदी, 22 इनको क्या कर दिया गया, इनको क्या मान लिया गया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब है द लैंग्वेजेस विच आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी 100 जो है वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। अब ये 21 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? फर्स्ट इज हिंदी, नेक्स्ट इज समीज, नेक्स्ट इज बंगाली, नेक्स्ट इज बोडो, नेक्स्ट इज डोगरी, नेक्स्ट इज गुजराती, उससे नेक्स्ट है हिंदी अभी हो गई हमारी, कन्नड़ा, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संतली, सिंधी, संस्कृत, संस्कृत के बाद आपकी आ गई तमिल, तेलुगु, और ये 22 हमारी कौन सी लैंग्वेजेस हुई? ये 22 हमारी रही शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आए दिस ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया, देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। थर्ड जो तरीका अपनाया गया दैट वाज सेंटर स्टेट रिलेशंस। पहले क्या होता था, यहाँ पे मैंने लिखा है रिकंस्ट्रक्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशंस इन विच द फेडरलिज्म कैन बी स्ट्रेंथेंड। पहले क्या होता था, सेंटर और स्टेट जब सेम पार्टी की हुआ करती थी तो सेंटर जो बात बोलती थी ना स्टेट को माननी पड़ती थी। अगर स्टेट नहीं मानती थी तो सेंटर क्या करती थी, स्टेट को डिसमिस कर देती थी, मिस यूज करती थी अपनी पावर का। लेकिन उस तरीके से उसको थोड़ा चेंज करके कि सेंटर और स्टेट को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट बना दिया गया, यानी कि ऑटोनमस बना दिया गया। अब वो एक दूसरे की माननीय जरूरी नहीं है, इसको ऑटोनमस बना दिया गया। और लगभग लगभग 1989 के बाद तो ये पंगा और सॉर्ट हो गया जब कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई ना, तो ऑपोजिशन स्ट्रांग होना शुरू हो गई। ये भी नहीं, पहले क्या होता था कि मान लो सेंटर में तो एक पार्टी की गवर्नमेंट रूल करे लेकिन स्टेट में वो नहीं है, तो वो उस स्टेट वालों को ना तंग करते थे। लेकिन जब कोलिशन होनी शुरू होगी, यानी कि दो पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी, तो उससे क्या होना शुरू हो गया कि ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जिससे सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिकंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि जो ऑटोनमस पावर मिल गई अब सेंटर और स्टेट दोनों को। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अब जो सेंटर है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर। तो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करें, पहले कहता है इंडिया एक वास्ट कंट्री है और सबसे पहले इंडिया के अंदर किया क्या गया था, इंडिया को
टू टायर सिस्टम दिया गया था, यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी। लेकिन इतनी वास्ट कंट्री, इतनी वास्ट पॉपुलेशन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ कंट्री गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट, जिसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या नाम दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है? देखो, पहले क्या था, लोकल गवर्नमेंट बना दी, यानी कि रूरल एरियाज में पंचायत और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज थी। ठीक है, अब हुआ क्या, बना तो दी गई लेकिन इनको ऑटोनोमस पावर नहीं दी गई, ज्यादा पावर नहीं दी गई, ज्यादा काम नहीं करने दिया गया। 1992 में इस चीज को भी चेंज किया गया। पहले इनके इलेक्शंस नहीं होने दिए जाते थे, बहुत लंबा टाइम होता था। 1992 में कुछ चेंजेस किए, डिसेंट्रलाइजेशन की गई प्रॉपर तरीके से, उसको पावरफुल बनाया गया। कैसे कैसे पावरफुल बनाया गया? सबसे पहले तो अब इलेक्शंस जो है रेगुलर इलेक्शंस की तरह होंगे, यानी कि हर 5 साल बाद इनके भी इलेक्शंस होंगे। दूसरा, जो सीट्स हैं जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्व थी, विंग के लिए भी रहेगी। एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ सीट्स जो है वो फीमेल्स के लिए भी क्या रहेंगी, अब रिजर्व रहेगी। जैसे इलेक्शन कमीशन है, वैसे हर स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस करवा कंडक्ट वगैरह करवाए। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसका अपना रेवेन्यू नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको रेवेन्यू देगी लोकल गवर्नमेंट को, सो दैट ये अपना काम आगे कर सके। लोकल गवर्नमेंट दो हिस्सों में बढ़ती है, विलेजेस में रहती है पंचायती राज सिस्टम, और शहरों में रहती है म्युनिसिपल। पंचायती राज सिस्टम क्या है? पंचायती राज सिस्टम यानी कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वैसे पता होता है ये हर बच्चे को, क्या है, पंचायत का सिस्टम होता है। हर विलेज की एक पंचायत होती है, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। और इस काउंसिल के अंदर, ये ग्रुप ऑफ पीपल, इसके अंदर क्या होते हैं, इट हैज पंच एंड सरपंच। पंच एक हेड होता है, और एक प्रेसिडेंट बोल देते हैं जिसको, और बाकी पंच होते हैं, 5 लोग होते हैं। ये जो पंचायत के मेंबर्स हैं, वोटिंग के थ्रू डायरेक्टली गवर्नमेंट, जो गांव के लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं। और इनकी जो मीटिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। बहुत सारी ग्राम सभाएं मिलकर क्या बना देती हैं, अब पंचायत समिति बनाती है। बहुत सारी जो ग्राम सभा है वो मिलकर क्या बनाएंगी, पंचायत समिति बनाती है। और क्या होता है, बहुत सारी पंचायत समिति, जब एक डिस्ट्रिक्ट की पंचायत समिति मिल जाती है तो वो लोग क्या बना देती है, जिला परिषद बनाती है। ठीक है जी, जिला परिषद बनाती है। तो जिला जो एमएलए वगैरह के उस जिला के, बाकी जो उस अर्बन एरिया के जो एमएलए वगैरह होंगे, वही जिला परिषद के भी चेयरपर्सन माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटी का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन लेवल पर है उसके म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। अब मुद्दा आता है कि एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में कि भाई कहीं तो इसको म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं, कोई इसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये क्या है, अलग है, एक है क्या? तो जिस जगह पे, जिस अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है 20,000 लोगों से लेकर 3 लाख लोगों तक की होती है, वहां तो यानी कि स्मॉलर लेवल पे होती है म्यूनिसिपैलिटी। और जहां 3 लाख से ऊपर होती है वहां होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो क्या होता है, मेयर। ठीक है जी, उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, मेयर। देखो लोकल गवर्नमेंट में कितना कुछ किया गया, उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम रही। क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम ये, हाँ, लेकिन एक फायदा जरूर हुआ कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है, औरतें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं जैसे लोकल लेवल पर होने की वजह से। और लोकल लेवल की जरूरत भी है। एक सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर, मान लो तुम्हारे घर की सड़क टूटी है, गली की सड़क टूटी हुई है, या तुम शहर में घूम रहे हो, सड़क टूटी हुई है उसकी। अब उसकी सड़क टूटी हुई है, ये बात किसको पता होगी, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, या फिर वहां के एमएलए को? किसको पता होगी? ऑब्वियसली एमएलए, क्योंकि वो उस सड़कों पे घूम रहे हैं। यही जरूरत है लोकल को। अब तुमने शिकायत करनी है सड़क बनने के लिए तो तुम किसको करोगे, मोदी जी को? नॉट एट ऑल।
तुम भी लोकल लेवल पे शुरू करोगे, तो दिस इज लोकल गवर्नमेंट, दिस इज द नीड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। सब कुछ अच्छा है, लेकिन दो तीन चीजें अभी भी थोड़ी खराब चल रही है। वो क्या है कि इलेक्शन जैसे अर्बन लेवल पे तो इलेक्शन रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभा मीटिंग नहीं होती, ग्राम सभा मीटिंग नहीं होते। सेकेंडली, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को क्या करती है, परेशान करती है, कहीं ना कहीं अपने अंदर रखना चाहती है, जिससे लोकल गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करती। सो थैंक यू। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म यहाँ पर खत्म होता है। और चैप्टर समझा होगा, रटा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था चैप्टर रटना नहीं है, समझना है। और समझना कैसे है? समझना ऐसे है कि तुम्हारे दिमाग का भी दिल गार्डन गार्डन हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस करेंगे। टिल देन, सी यू ऑल, थैंक यू।